आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अधिक सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखने से पता चलता है कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े छोड़ दिए जाते हैं। उसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर सीधा साधा होना यानी कि रिटेल इन्वेस्टर और टेढ़ा मेढ़ा यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसी वजह से ज़्यादातर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है ये टेढ़े मेढ़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ट्रैप में आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए ऐसे 3 ट्रैप बताए हैं जिसमें या तो अभी तक आप फंस चुके होंगे या फिर अब फंसने वाले होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Hello everybody, my name is Shubham Mehra and I welcome to you all a very wonderful video। चलिए शुरू करते हैं पहले ट्रैप से। ट्रैप नंबर 1, रिंग ट्रेडिंग। अब देखिए, रिंग ट्रेडिंग को समझने से पहले एक चीज समझिएगा कि मार्केट जो है ना 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला होता है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा होता है स्मॉल कैप। अब इसमें जो लार्ज कैप और मिड कैप होते हैं ना, ये इतने बड़े साइज के होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू इतनी हाई होती है कि यहाँ पर अगर कोई 2-5 करोड़ रुपए डाल के इसको हिलाने की कोशिश करे ना तो भाई ये जरा सा टच से मस नहीं होते, ठीक है। वहीं स्मॉल कैप में काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे जब 2, 5, 10 करोड़ रुपए जाते हैं तो वहाँ पे भाई प्राइस पूरे तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहा होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ सट्टेबाज लोग। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से रिंग ट्रेडिंग वर्क करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका हमने नाम ले लिया XYZ। तो ये XYZ कंपनी के जो है कोई पर्सन A लगभग 2 लाख शेयर्स उठा लेता है। अब वो 2 लाख शेयर्स जो है 100 रुपए के दाम में खरीदता है। अब होता यह है कि अब पर्सन B वहीं 1 लाख शेयर 105 रुपए में पर्सन A से खरीदता है। अब जो B के पास सारे A के ही शेयर्स आए, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे एक खास तरीके के ऑर्डर का यूज करता है जिसे हम बोलते हैं ऑल और नथिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑल और नथिंग ऑर्डर क्या है, इसका दूसरा नाम भी है, एक है फिल और किल ऑर्डर, यानी कि या तो पूरा दो या फिर रहने दो। समझे कुछ? यानी कि या तो एक ही पर्सन पूरा उसे देगा या फिर मुझे वो ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे वहां पर कैंसिल करना है। तो अब इसी वजह से जो जितने भी शेयर्स पर्सन ए ने खरीदे होते हैं वो सीधे किसके पास चले जाते हैं, पर्सन बी के पास। और डायरेक्टली यहाँ पे जो 2 लाख शेयर्स ए ने बाय किए थे 100 रुपए के भाव में, अब बी बाय कर रहा है 105 रुपए के भाव में। और जैसे ही उसे 105 रुपए के भाव में खरीदता है, ए को कितना प्रॉफिट होता है, 10 लाख रुपए का, ये सिर्फ एक झटके में। अब उसी तरीके से बी से कौन खरीदता है, सी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, अब वो लेता है 110 रुपए के भाव में। और जैसे ही सेम AON ऑर्डर डालता है, लिमिट सेट कर देते हैं। अब सेम चीज प्रोसेस क्या करते हैं, सी से बाय करता है डी और डी के पास पहुंचता है वो कितना है, 115 पर, 115 की लिमिट और AON ऑर्डर लगाकर। अब लास्ट में डी क्या करता है, वापस से ए को सेल करता है और वो भी 10 लाख रुपए का फायदा उठा लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस साइकिल को ना जितना ज्यादा भाई रोटेट किया जाता है, जितना ज्यादा घुमाया जाता है, उतना ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और इन लोगों का प्रॉफिट बनता जाता है। अब जिस बंदे ने या जिस आदमी ने, इंस्टीट्यूशन ने या किसी और ने, कोई HNI ने, जिन लोगों ने यहाँ पे सट्टेबाजी की थी, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर। बात यह है कि जिसने शुरुआत की होती है उस साइकिल की, वही बंदा जो है इसको कंप्लीट करता है, यानी कि खत्म करता है। और सारे के सारे जो 2 लाख शेयर्स ए के पास थे वो खत्म हो जाएंगे। समझे? तो इस तरीके से वो बंदा तो यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। और लास्ट में स्टॉक्स बचते किसके पास हैं, रिटेल इन्वेस्टर के पास, वही भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कोई भी कंपनी का स्टॉक है जो तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगे, जबकि उसका सेक्टर का
कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि वहाँ पे वो स्टॉक के ना तो कोई बोनस आया हो और ना ही कोई गुड न्यूज़ आई हो, ना ही कुछ ऐसा सुनने में आया है कि यार भाई जिसके वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिले, उसके बाद भी उसमें गजब की तेज़ी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ रिंग ट्रेडिंग भी हो सकती है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो है कई लोगों ने भाई अपने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं ये सोच के कि भाई आज ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसे बाय कर लेता हूँ, क्या पता मेरा भी पैसा बन जाए। यही गलती लोग करते हैं और फिर क्या होता है आप जानते हैं, लास्ट में क्योंकि जिन्होंने सट्टेबाजी की थी वो तो निकल जाते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाता है। अब देखिए NSE BSE ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ना एक खास तरीके का डिपार्टमेंट रख के रखा है जिसे कहते हैं सर्विलेंस डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है, जो ऐसे सट्टेबाजी लोग कर रहे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना, चाहे वो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, चाहे रिंग ट्रेडिंग जैसी कोई भी चीज कर रहे हो, जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं उन्हें वो पकड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे बोला जाता है सर्किट ब्रेकर। अब क्या है, एक चीज NSE BSE ने और करके रखी है, वो ये है कि हर एक स्टॉक का जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेट करके रखा है। यानी कि एक दिन में प्राइस जो है ना तो अपने अपर लिमिट को क्रॉस कर सकता है ना ही लोअर लिमिट को क्रॉस कर सकता है। अब लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, उसे कहते हैं भाई F&O के स्टॉक्स। F&O के स्टॉक्स के लिए ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, ये एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई F&O का स्टॉक अपनी अपर या लोअर लिमिट के पास पहुँचता है या जैसे ही उसमें एक सर्किट लग जाता है, उसके बाद कंप्यूटर जो है उसके लिए ऑटोमेटिकली एक नया अपर लिमिट और नई लोअर लिमिट सेट कर देता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर कोई स्टॉक है जिसका मार्केट कैप कम हो और वहाँ पे F&O में भी वो ऐड हो, तो क्या वहाँ पे रिंग ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है? सोच के देखिए। अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था आपसे रिंग ट्रेडिंग को लेके कि एक बात बताइए कि ऐसी कौन सा सेगमेंट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ, उसका नाम है भाई क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे रिंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अड्डा है। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर आप देखेंगे कि भाई एक ही दिन के अंदर प्राइस में 100% उछाल आ जाता है, कभी कभी बुरे तरीके से 50-60% नीचे भी गिर जाती है। भाई ये सब क्या है? ये सब रिंग ट्रेडिंग ही तो है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा जो करेंसी है वो सिर्फ पब्लिक के हाथ में, पब्लिक ही उसे ऊपर कर रही है, पब्लिक ही नीचे कर रही है। तो वहाँ पे ना ही कोई सर्किट वगैरह है, ना ही कोई लिमिट है, इसलिए वहाँ पे पूरे तरीके से रिंग ट्रेडिंग चलाई जाती है और लोगों का पैसा वहाँ पे डूबता रहता है। ट्रैप नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हाइप। देखिए इस ट्रैप में ना बहुत लोग फंसते हैं, मैं भी एक टाइम पे इसमें फंस के निकल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा सा HNI या कोई इंस्टीट्यूशन जो है किसी XYZ कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बनाता है। अब इस पोजीशन के बारे में आपको हर जगह सुनने में आ रहा होता है, कभी न्यूज़ के थ्रू, कभी आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि यार इस बंदे ने या किसी कंपनी ने यहाँ पे XYZ स्टॉक को पिक किया हुआ है। तो अब होता यह है कि आपके दिमाग में ना कुछ सिग्नल्स आते हैं। वो कैसे होते हैं कि यार ये पर्सन जो है इसके पास मेरे से ज़्यादा अथॉरिटी है, मेरे से ज़्यादा विजडम है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्टीज है, तो इसने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा इस कंपनी के स्टॉक्स को पिक करने का। तो क्यों ना मैं भी इसे बाय कर लूं। जबकि ना तो उस स्टॉक के अंदर कोई खास ऐसे टेक्निकल सिग्नल आए होते हैं, ना ही उसके कोई फंडामेंटल्स इतने खास होते हैं, लेकिन आप वो सब इग्नोर करके आप जो है सिर्फ उस पर्सन के वजह से आप उसे बाय कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह होती है अथॉरिटी बायस, यानी कि आप जो है अथॉरिटी बायस के शिकार हो जाते हैं। अब होता यह है क्योंकि आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली
हर जगह इसी की बात कर रहे होते हैं, तो आपके मन में भी एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि यार भाई कहीं धोखे से ये स्टॉक मुझसे छूट ना जाए, इसलिए इसको जो है मुझे परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स और बाकी लोगों को पिछले कुछ वीक में काफ़ी फ़ायदा हो चुका है, तो अब हो सकता है ये स्टॉक और ऊपर जाए और मुझे भी फ़ायदा दे। और फिर लास्ट में जैसे ही आप बाय करते हैं, इसके बाद आप जानते हैं कि क्या होता है। ओके, ट्रैप नंबर 3, ब्रेकआउट ट्रैप। अब देखिए इस ट्रैप में क्या होता है, मान लीजिए आप जो है बहुत मेहनत करके कोई पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है आप वहां पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। अब थोड़ी दूर तक वो स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाता है, इसके बाद वो यू टर्न मार के डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन और सप्लाई जोन। जी हाँ, इंस्टीट्यूशन का डिमांड और सप्लाई जोन में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। देखिए मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न में जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। जी हाँ, अब होता यह है कि ये स्टॉक नीचे जाने के बजाय डायरेक्टली अब ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इस डिमांड जोन को किस तरीके से बनाया जाए, किस टाइम फ्रेम में बनाया जाए, किस तरीके से यहाँ पे एंट्री एग्जिट की जाती है, सारी चीज़ें, तो हमने जो है इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। आप जाकर उसे भी चेक कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और बाकी लोगों को भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो को शेयर कीजिए कि वो भी ऐसे ट्रैप से बच सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।